स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंबाइंड स्टडी पॉइंट पर। मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सबका आपकी अपनी YouTube क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लॉक नंबर 4 ऑफ द इंग्लिश। तो ये हमारी लास्ट क्लास है और इसके बाद तुरंत ही हमारे डाउट सेशन भी होगा इंग्लिश का, तो उसमें भी आप लोगों को ज़रूर आज जाना है। यूनिट नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको रिहोट्रिक डिवाइसेस पढ़नी है और ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें आप एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार जरूर कर लीजिएगा कि जो रिहोट्रिक डिवाइसेस होते हैं सारे, उनकी आपको एक्सप्लेनेशन प्लस एक दो एग्जाम्पल ये आपको तैयार करना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो करोगे ही, साथ में इनके एग्जाम्पल भी करेंगे। तो रिहोट्रिक का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी वर्डिंग का या किसी भी सेंटेंस का एक रीडर के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ रहा है, वो उसका रिहोट्रिक डिवाइस है। यानी हम किसी बात को पढ़ के किसी के ऊपर गुस्सा आता है, कोई उसको देख कर के सैडनेस होती है, कहीं पर हैप्पीनेस होती है, कहीं पर एंग्रीनेस होती है, तो वो जो हमारी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, जो हम किसी भी बुक को पढ़ने के बाद डेवलप कर पाते हैं अपने अंदर, उन्हें हम रिहोट्रिक डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग जो है वो फीलिंग हो सकती है ना। या अगर दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको बताऊं तो बुक्स भी अलग अलग टाइप की होती है ना। कोई कॉमिक बुक होती है, कोई स्टोरी बुक होती है, तो उनकी जो आपकी लैंग्वेज है उसको आप पढ़ने के बाद ही बता पाते हैं कि वो उसमें एक्चुअली सही कितना है, कितना गलत है, और आप उसमें कितने ज़्यादा आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए क्या था, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो आपका रिहोट्रिक डिवाइसेस होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि पंडित नेहरू की स्पीच के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी जी की डेथ का जो है वो जिक्र किया, तो यहाँ पर उनका किस तरह का बिहेवियर, सैडनेस बिहेवियर जो है वो हमें दिखाई दिया है ना, कि वो किसी की बात को लेकर के उदास है, अपनी उदासी प्रकट कर रहे हैं या अपना मोरोनेस प्रकट कर रही हैं इन द स्पीच, तो वो एक रिहोट्रिक डिवाइस हो जाता है। राइट, आगे आपको ये कुछ पैसेजेस दे रखे हैं, इसमें आपको यही चीज़ डिफाइन करनी है कि आप इसमें कैसे जो है वो कौन सा डिवाइस यहाँ पर एलो जो है वो हो रहा है। फिर आपको ये क्वेश्चन दिया है कि चर्चिल स्पीच के ऊपर आपको अपनी मेन पॉइंट डिस्क्राइब करने हैं। दैट मीन्स एक पैसेज टाइप आपको एक्सप्लेनेशन देनी है यहाँ पर। फिर हमारे पास अगला आ जाता है कि इमोशन, एन अपील टू बी इमोशन। इसका मतलब क्या होता है, इमोशन से आप क्या समझते हैं। इमोशन किसी भी अपील यानी कि किसी के सामने कोई सजेशन रखना, है ना। कोई सजेशन हम रखते हैं तो उसके लिए हमारी जो डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस हो सकती हैं, वो एक अपील टू बी इमोशन होगा, है ना। कभी हम आर्ग्यूमेंट करके अपनी बात मनवाते हैं, कभी हम सजेशन रखते हैं, कभी हम कहेंगे कि एक पोलाइट मैनर में अपनी बात रखते हैं, सो दैट अगला जो रीडर है वो हमारी बात को अच्छे से समझ सके और हमारी बात को एग्री करे, है ना। तो वो हमारी इमोशनल फीलिंग्स होती हैं कि भाई हम अपनी एक रीडर जो है, एक जो राइटर है, वो किस तरह से अपने सेंटेंस को फ्रेम अप करता है कि रीडर उसकी बात को इजीली समझ सके, उसका मैसेज इजीली कन्वे हो पाए। ठीक, तो वो इमोशन से रिलेटेड आपका हो जाता है। अब अपने दोस्तों के सामने कैसे होगा, है ना, वो चीज़ है। नरेशन ऑफ फैक्ट, यानी वही मैंने अभी आपको बताया किस तरह से उसने सेंटेंस को फ्रेम अप किया, ये उसके माइंड पर डिपेंड करता है, किस तरह से वो सोचता है, थिंकिंग का लेवल उसका क्या है, तो वो नरेशन ऑफ द फैक्ट हो जाएगा। प्रपोजिशन यानी डिस्कशन, कोई भी प्रॉब्लम है उसको आपने नरेट कैसे किया है, किस तरह से उसमें स्पीचेस का यूज़ करा, पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़े थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, किस तरह से आपने उसमें यूज़ किया है, तो वो आपका एक्सपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ एंड कंफर्मेशन, दैट मीन्स ऑल फैक्ट, जो भी आपके फैक्ट हैं वो फेवर में है या फेवर में नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों ही एविडेंसेस में आपने अपनी बात को रखा है रीडर के सामने। अब वो डिपेंड करेगा रीडर पर कि वो उसके लिए किस तरह से जो है वो फिलअप करता है ना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिफ्यूटेशन,
द ओरेटर आंसर द आर्ग्यूमेंट मेड और मेड अगेंस्ट हिम, ही मे रिफ्यूट द आर्ग्यूमेंट ऑफ एडवर्सरी, यानी आर्ग्यूमेंट में वो क्या करता है, दूसरे पर्सन का रिफ्यूजल देता है या उसकी बात पर डिसएग्रीमेंट दिखाता है, तो वो रेफ्यूटेशन है। कंक्लूजन क्या है, जब हमने लास्ट में पूरा का पूरा स्टोरी कवर अप कर लिया, आखिर में हमने उससे क्या बात मेन निकाली, वो उसका कंक्लूजन होता है। स्पीकर जो है वो कौन सी बात ज़्यादा फोकस कर रहा है, कौन से उसके मेन पॉइंट है, कौन कौन सी इनैमोरेशन उसकी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी रिहोट्रिक डिवाइसेस में ही आती हैं। समझ आ रही है, यही आपके रिहोट्रिक डिवाइस है। आई बात समझ। अगला है एलिवेशन ऑफ स्टाइल। अनदर फीचर यू नोटिस इन रिहोट्रिक स्पीचेस और ओरेटरी द राइटिंग वी कैन कॉल ऑन एलिवेशन ऑफ स्टाइल, यानी लिखने का तरीका क्या है, आपने किस तरह के ग्रैंड्योर यूज़ करे, पार्ट ऑफ स्पीच किस तरह की यूज़ करी है, आपकी लैंग्वेज किस तरह की है, वो आपका स्टाइल हो जाता है। आपने जब बात डिस्क्राइब करनी होती है तो उसमें आप किस तरह के स्पीचेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन तैयार होता है रिहोट्रिक डिवाइसेस का। तो ये जो मैं टर्म आपको बता रहा हूँ यही आपको वहाँ एक्सप्लेन करनी होगी इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अनदर फीचर है जिसमें आप किसी भी बात को समराइज पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज मैनर में बताते हैं। पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है, उसके बाद उसकी बॉडी ऑफ द कंटेंट आएगा एंड लास्ट में उसका कंक्लूजन आता है, बाद में हम उसको सम अप करते हैं। तो ये एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे आप एक बात को डिफाइन कर रहे हैं। तो आपको ये रिहोट्रिक डिवाइसेस जो है वो ऐसे लर्न करनी है, ठीक है भाई। लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ से। अगला है स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। तो स्ट्रक्चर के लिए आप इनमें यही सारी चीज़ें दोबारा से देख रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस करी है, वही सारे पॉइंट हैं। इंट्रोडक्शन, नरेशन ऑफ द फैक्ट, प्रपोजिशन, डिवीजन ऑफ द टॉपिक, कंफर्मेशन, रेफ्यूटेशन एंड कंक्लूजन। तो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर इन सारी बातों को लेकर के होता है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू स्ट्रक्चर अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो सबसे पहले होता है उसका इंट्रोडक्शन, फिर हम फैक्ट को नरेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। प्रपोजिशन और एक्सपोजिशन, यानी उसको डिटेल में समराइज करेंगे जो हमारा टॉपिक है, और लास्ट में टॉपिक की डिवीज़न कर देते हैं। मतलब आप क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कौन सा टॉपिक आप कब बता रहे हैं, क्या सारा मिक्सअप नहीं करना भाई। हम जो बात बताना चाहते हैं रीडर को तो वो डिविजनली करेंगे, मतलब जो मेन मुद्दे हैं, इश्यूज वन बाय वन करके हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रूफ, कंफर्मेशन, यानी उसकी फाइनलाइज बात, जो आपने बात कही है उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आप डाटा उसमें लिखिए, एनालाइजिंग डाटा लिखिएगा, ठीक है। एंड लास्ट में रेफ्यूटेशन, भाई आप उसमें एग्रीड हैं या डिसएग्रीड है, भाई आप अपनी जो बात बता रहे हैं उसके लिए आप फेवर में रहेंगे या अनफेवर में, तो वो रेफ्यूटेशन एंड लास्ट में उसका कंक्लूजन। ये तो था स्ट्रक्चर। और दूसरी चीज़ होती है स्टाइल। स्टाइल यानी कि आपका लिखने का तरीका, हाउ टू बी राइट अ पैराग्राफ। सबसे पहला प्योरिटी, यानी कोई भी मिसलीडिंग फिगर उसमें नहीं हो, आप जो भी बात लिख रहे हो वो फैक्ट एंड फिगर पर बेस्ड हो। एंड दूसरी बात कि वो फैक्ट एंड फिगर बिल्कुल सही होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। क्लैरिटी, आपकी बात रखने का तरीका, एक्सप्रेशन ऑफ वर्डिंग, आप जब लिखते हैं तो उसका लिखने का जो राइटर का तरीका है वो क्लियर होना चाहिए, रीडर उसको इजीली ग्रैप अप कर पाए। एंड डेकोरम, डेकोरम होता है हैंड राइटिंग। प्रेजेंटेशन, डेकोरम का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, हाउ टू प्रेजेंट योर एक्सप्रेशन, आप किस तरह से अपने टॉपिक को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड लास्ट है ऑर्नामेंट, दैट मीन्स ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द टेक्स्ट, जो आपने अपने टॉपिक के अंदर मेन जो है वो डिस्कस किया है वो आपका ऑर्नामेंट हो जाएगा। एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर आ सकते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए हम किस किस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो आप तैयार कर लेंगे। यहाँ पर सिग्नल ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, मतलब कम्युनिकेट करने के तरीके हैं बस।
अगला है रिपीटेशन। भाई रिपीटेशन मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, क्या होता है रिपीटेशन और अलग अलग तरह के रिपीटेशन के पैटर्न क्या है। वही पैटर्न आएंगे, कहीं पर वावल साउंड रिपीट हो रहा है, कहीं कॉन्सोनेंट हो रहा है, वो आपके पैटर्न ऑफ रिपीटेशन है। तो ये आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। इस पर मैं फोकस ज़्यादा नहीं करूँगा, ये आप ओवरऑल खुद से कर सकते हैं। एंड रिपीटेशन मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है ना। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका ये भी हो जाता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक रिहोट्रिक डिवाइसेस कैसे हैं और इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। कई जगह पर हम कॉन्क्लूडरी क्वेश्चन होते हैं, कई जगह पर क्वेश्चनियर किस तरह के होते हैं, वट वाले क्वेश्चन है, वाई वाले क्वेश्चन है, हाउ वाले क्वेश्चन है, हाउ मच टाइप क्वेश्चन है। यानी कि WH फैमिली जो आप यूज़ करते हैं वो आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। तो ये आप इजीली कर सकते हैं खुद ही से। ये देखो, जैसे ये व्हाट इज़ योर पॉलिसी है ना, व्हाट से आया आपका ये रिलेशन। इसी तरह से एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई रिप्लाई इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है रीडर पर किस तरह के क्वेश्चन वो यूज़ कर रहा है। ओके, आई बात समझ में। अब ये सरोजनी नायडू का ऊपर एक आपको क्या दिया है, क्वेश्चन टाइप दिया है। क्वेश्चन यार आप डायलॉग जैसे होते हैं वैसे आप इसको तैयार भी कर सकते हैं। कोई डायलॉग भी आपको पूछा जा सकता है कि जैसे भाई एक पर्सन है, दूसरे पर्सन से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और अगला पर्सन उसका जवाब दे रहा है, तो वो क्वेश्चनेयर हो जाता है, ठीक है। डायलॉग आपको आ सकता है, डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। तो दैट्स इट, ये है आपका ब्लॉक नंबर 4। ओवरऑल मैंने बता दिया कि इसमें बेसिक क्या है जो आपको रीड आउट करना है फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच एवरीवन।